नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला है। और गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि खेल प्रतियोगिता का वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां जिला शिक्षा अधिकारी और इसके साथ ही छात्र छात्रा उपस्थित रहे। जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों ने खेलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को बता दें कि सम्मानित किया गया। जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों ने खेलों के महत्व पर प्रकाश भी डाला, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके साथ ही बता दें कि उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों के खेलों के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर में कुश्ती पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया यहाँ और खेलों के महत्व पर चर्चा की गई। और गोरखपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों ने खेलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि कुश्ती पुरस्कार वितरण विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना भारतवासियों के सामने दी। इसके लिए स्वस्थ रहना भारत का बहुत आवश्यक है। हर नौजवान का स्वस्थ रहना आवश्यक है। ये सभी कार्यक्रम स्वस्थ भारत और सशक्त भारत की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय को 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद और प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपए, प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 रुपए, जूनियर हाई स्कूलों में खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो खिलाड़ी वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए जो उनका दैनिक भोजन और आहार का भत्ता है, उसकी राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो प्रतिदिन उसको अब 375 रुपए किया है। पहले यह राशि काफी कम हुआ करती थी। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में भी सरकार ने प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की है और इसके लिए प्रदेश ने 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर आबद्ध भी करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से भी एक बहुत अच्छी राशि वहां पर उन्हें उपलब्ध करवाती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसमें खिलाड़ी कल्याण हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा
विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी हम लोग 50,000 से लेकर के 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाते हैं। वृद्ध अशक्त राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपए प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रतिमाह यह सरकार उन्हें भत्ता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। और जिन खिलाड़ियों ने यहां पर इस ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 में प्रतिभाग किया है और इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं, उनसे भी और यहां पर उपस्थित सभी युवाओं से भी मैं इस बारे में कहूंगा कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है वो स्वयं के प्रति होती है। जब आप ये मान करके चलते हैं कि मैं विजयी रहूंगा तो आप अवश्य विजयी होते हैं। जब आप अंदर से हार जाते हैं तो आप फिर स्वयं जीत के नजदीक होने के बावजूद भी प्रतियोगिता को हार जाते हैं। इसलिए आत्मबल मजबूत रखिए, अपनी प्रतियोगिता सबसे पहले स्वयं से करिए, आत्मबल को मजबूत रखिए और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए कि मैं विजयी रहूंगा तो अवश्य विजयी होंगे। खिलाड़ी को महान बनाती है एक निरंतर अभ्यास, निरंतर सीख, अनुशासित जीवन, चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता, उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक नई ऊर्जा देता है। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और विजेताओं को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह प्रतियोगिता आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया आत्मविश्वास और नई ऊंचाइयों का द्वार बने, इस शुभकामना के साथ आपका भविष्य आपके परिश्रम में निहित है और मुझे विश्वास है आने वाले समय में आप सब भारत को विश्व खेल मानचित्र पर एक नई पहचान देंगे। 2030 में भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स की घोषणा हुई है, यानी 5 वर्ष के बाद, और वह अहमदाबाद में। हमारा खिलाड़ी अभी से तैयारी करे, क्योंकि जो खिलाड़ी यहां पर अंडर 17 और अंडर 19 में खेलेंगे 5 वर्ष के अंदर ये लोग मेडल की सूची में होंगे, और इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुर का दौरा है। डिप्टी सीएम बता दें कि एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय में विशेष बैठक, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में विशेष बैठक का आयोजन होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुर का दौरा है, तमाम व्यवस्था की गई है। उनके दौरे को लेकर डिप्टी सीएम करेंगे एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। बीजेपी जिला कार्यालय विशेष बैठक का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुर का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय विशेष बैठक का आयोजन होगा। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में पूर्व राज्यपाल कौशल स्वराज की अस्थियां विधि विधान के साथ पहुंचाई गई। परिजनों द्वारा गंगा तट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई हैं। पूर्व राज्यपाल कौशल स्वराज की अस्थियां उनकी बेटी और सांसद बांसुरी स्वराज अपने परिवार वालों के साथ लेकर ब्रजघाट पहुंची। गढ़कोतवाली क्षेत्र स्थित पवित्र गंगा तट पर पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अस्थि विसर्जन की तैयारी की गई है। बिजनौर थाना बड़ापुर क्षेत्र के निजी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पहुंचे और कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें नृत्य, नाटक और गायन शामिल थे।
बच्चों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जो सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और अभिभावकों ने बच्चों के अद्भुत प्रदर्शन की सराहना की और स्कूल के द्वारा संचालित सुरक्षित और विकासकारी वातावरण की तारीफ भी की गई। बहुत अच्छा लगा यहाँ का फंक्शन देख के। सबसे यूनिक बात तो ये लगी कि यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया और कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी जो अद्भुत थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड आई थैंक यू फादर कि आपने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया है। बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे इस देश का भविष्य है और इस स्कूल की जो मुझे व्यवस्था है वो देख के लगा कि भविष्य हमारा सेफ हैंड्स पे है। यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ हर बच्चे को ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, भले वो स्पोर्ट्स डे के माध्यम से हो। साइंस के लैब्स हैं, यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हैं, फिजियोथेरेपी की क्लासेस हो रही है। तो ये सब ये दर्शाता है कि होलिस्टिक एजुकेशन यहाँ के बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी जो भी क्षमताएं हैं उनको पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे आगे चल। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 70 मामलों में 106 आरोपियों को सजा मिली है और ऑपरेशन कनेक्शन के तहत नवंबर के आंकड़े और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 106 को सजा और इसके साथ ही महिला पॉक्सो, हत्या, दुष्कर्म और गैंगस्टर जैसे मामले हैं, जहां 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर जैसे मामले, हत्या, दुष्कर्म और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 106 आरोपियों को सजा दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 70 मामलों में 106 आरोपियों को सजा मिली है। ऑपरेशन कनेक्शन के तहत नवंबर के आंकड़ों के तहत ये कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ये सजा दी गई है। अगर सजा की बात करें तो महिला पॉक्सो, हत्या, दुष्कर्म और गैंगस्टर जैसे मामले इसमें शामिल हैं, जहां 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा तय की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि 106 अपराधियों को सजा दी गई है और इसके साथ ही आंकड़ों के अनुसार ये सजा तय की गई है। बाराबंकी के कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में इंस्टीट्यूट फसल अवदेश प्रबंधन पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषक महिलाएं और कृषक विशेषज्ञ मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस सिंह और डीन गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि फसल अवदेश जलाना न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी तेजी से घटा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट अवदेश प्रबंधन तकनीक को अपनाएं, जिससे लागत कम होती है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि लगातार अगर हम बात देश की करें तो दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भर में जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है, गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में जो है गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों को जो है खेतों में जो पराली जलाने का मामला है उस मामले को लेकर जागरूक किया जा रहा और पराली खेतों में न जलाएं, जिसको लेकर लगातार अपडेट किया जा रहा। हमारे बीच में डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह साहब हैं और मैम हैं। क्या कहना है सर, बताइए आरएन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी। आज कृषि विज्ञान केंद्र पे जनपद स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। इसमें लगभग 250 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस सिंह सर थे, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के। तो ये सर पूरे देश में ये लगातार, जैसा आज ये गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश में लगातार चलाया जा रहा है? नहीं, हर जो हमारे भारत सरकार की योजना है फसल अवशेष प्रबंधन, जिस जनपद में है उस जनपद में विभिन्न डेटों पे जो है कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, आरएन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से देश भर के किसानों से क्या अपील करेंगे? मैं यही आरएन टीवी माध्यम से यही अपील करूंगा कि किसान अपने खेत में पराली को न जलाएं और जो हमारी मशीनें हैं जैसे हैप्पी सीडर है, मल्चर है, सुपर सीडर है, आरएमबी प्लाऊ है, जीरो टिल है, इसका अपने खेत में प्रयोग करें। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई जो लंबी अवधि वाली जो धान की फसल लगाना चाहते हैं तो वो कम अवधि वाली धान की फसल लगाएं। जो हमारे जनपद बाराबंकी का क्रॉपिंग सिस्टम है, धान,
गेहूं और मेंथा, धान, आलू और मेंथा। तो जो धान की फसल है वो कम अवधि वाली लें, जो 100 से 110 दिन वाली हो। आलू की अगेती फसलें लें, उसके बाद सरसों लें, उसके बाद मेंथा की खेती करें, जिससे हमारे किसान भाई अपने खेत में जल्दी के चक्कर में हमारे किसान भाई खेत में अपने आग लगा देते हैं। देखिए, साफ रूप से अगर हम बात करें तो आज जो है भारत सरकार के दिशा निर्देशन में जो है मतलब कार्यक्रम का आयोजन, लगातार गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है और साफ रूप से किसानों से कहा जाता है कि अपने खेतों में पराली न जलाएं, जिससे जो मतलब लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाए, जिससे लोग सुरक्षित और सुगम रह सके। मतलब लगातार अब प्राइमरी पाठशालाओं में भी साफ रूप से सर का कहना था और मैम का कहना है कि अब कार्यक्रम का आयोजन होगा, किसानों को लगातार अपडेट किया जाएगा। RN TV न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां श्रवणधाम में किसानों के लिए राजकीय कृषि मेला आयोजित किया गया। इस मेले में किसानों को नई खेती तकनीक और योजनाओं की जानकारी दी गई। सरकार ने टांडा में ग्रीन हाउस परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मेले में किसान प्रशिक्षण, सलाह और आधुनिक कृषि तकनीकों से लाभान्वित होंगे। अंबेडकर नगर के किसानों के लिए यह मेला कृषि में उत्कृष्टता और नई संभावनाओं का अवसर साबित होगा। देखिए, कृषि मेला तो ये मेन रूप से कृषि विभाग का है, लेकिन कृषि और अलाइड डिपार्टमेंट सब मिलकर इसके पूरे सहयोग के रूप में कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा भी स्टॉल लगा है, विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और जैसे हमारे SU बाबा पे 3 मई कल रात में हमारी हाईटेक नर्सरी है, जिसमें ये पौधे तैयार किए गए हैं। आप ये देखिए, बैगन का है, ये सॉइल कल्चर में पौधे तैयार किए गए हैं। ये किसानों को हम 2 रुपये 70 पैसे में उपलब्ध कराते हैं। जब किसान अपना बीज देता है तो उसको हम 1 रुपये 40 पैसे में पौधे तैयार करके हम देते हैं उसको। उसी तरह हमारे किसानों के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जो किसान हमारे योजनाओं से लाभ लिए हैं, बीज लिए हैं, उसका पैदा किए हैं, उनके लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। बाकी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जनपद प्रथम श्रेणी में आता रहा है। किसानी के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आने के बाद मुझको ये लगा कि अगर हम अपने किसानों को प्रोत्साहन के स्वरूप में, वैज्ञानिक के रूप में, और इनको तमाम जो हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, उसका लाभ मेले के माध्यम से अगर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा कार्य समझ लीजिए और बहुत बड़ी आबादी इससे आच्छादित होगी। 15 जनपदों में नंबर 1 पर हमारे अंबेडकर नगर को कृषि मेले का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने यहाँ के अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, अपने CDO साहब को, कृषि अधिकारी को, DDO को और DDP सारे अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से हमारा जनपद के टांडा ब्लॉक में, अभी हमारे CDO साहब बता रहे थे कि कृषि के उत्पाद में जो ग्रीन हाउस बनने जा रहा है, 1 करोड़ रुपया किसानों के लिए, वह सैंक्शन होके आया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। खबर बाराबंकी से है, जहां कानून और सुरक्षा व्यवस्था ऋण करने के लिए SP ने कोतवाली नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च और व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मुख्य बाजारों में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, होटलों और लॉन्ज की गहन तलाशी ली गई। अभियान के दौरान पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और सतर्क रहने की अपील की। SP ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी। कानपुर में पर्यटन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ओवरलोडिंग पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका उजागर हुई है। आरोप है कि पर्यटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि ओवरलोड ट्रक खुलेआम उनके सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी बीच पर्यटन विभाग की PTO की कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो विभाग की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा है कि विभाग केवल चिन्हित और चुनिंदा ओवरलोड ट्रकों पर ही कार्रवाई करता है, जबकि अधिकांश वाहनों को बिना रोक टोक गुजरने दिया जाता है। स्थानीय लोगों और ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद पर्यटन विभाग की कार्रवाई
सख्ती से नहीं है। कई मामलों में विभागीय अधिकारियों पर जानबूझकर कार्रवाई से बचने और ओवरलोड ट्रकों पर मेहरबानी करने के आरोप लगे हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।